तो मेरे भाई शैंक्स का कैरेक्टर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनते जा रहा है वन पीस सीरीज़ में। जिस तरीके से वन पीस के रिसेंट डेवलपमेंट्स में ओडा शैंक्स के कैरेक्टर को पर्टिकुलरली हैंडल कर रहा है, ओडा हमको और भी ज़्यादा कंटेक्स्ट डाल रहा है ये कैरेक्टर में, और भी ज़्यादा लेयर बाय लेयर ऐड करे जा रहा है ये कैरेक्टर में, जो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने जब इनिशियली शैंक्स के कैरेक्टर को देखा था, मेरा जो थॉट प्रोसेस था शैंक्स के कैरेक्टर को लेके वो यही था कि शैंक्स एक काइंड ऑफ अ मेंटोरियल रोल प्ले कर रहा है लूफी की ज़िंदगी में। वो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस का रोल प्ले कर रहा है लूफी की ज़िंदगी में। हमने देखा था जिस तरीके से रॉजर ने अपना स्ट्राइड पास डाउन किया था शैंक्स को, उसी तरीके से हमारा भाई शैंक्स अपना स्ट्राइड पास डाउन करता है लूफी को, और वो हमको पासिंग डाउन ऑफ अ व्हील का भी एक एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था ये पूरे जनरेशन में। फूशा विलेज ने, मुझे लगता है कि वो जो इनिशियल का सेगमेंट था फूशा विलेज में, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से शैंक्स और लूफी के डायनामिक को हैंडल किया है। वहाँ पर इमोशनल एस्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुआ था। लूफी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था शैंक्स के कैरेक्टर से। हम देख रहे थे कि किस तरीके से शैंक्स जानबूझ के लूफी को काइंड ऑफ टिप कर रहा था कि लूफी उस डायरेक्शन में जाए। लूफी चाहता था कि वो शैंक्स के पायरेट क्रू को ज्वाइन करे, पर शैंक्स बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तू मेरे पायरेट क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो छोटा बच्चा है। और बाद में हमको पता है कि रेड एयर पायरेट्स जब उस फुशा विलेज को लीव करते हैं, तब उस टाइम पे उसके एंडिंग सेक्शन में हम देखते हैं कि लूफी बोलता है कि मैं तेरे से भी बड़ा पायरेट क्रू बनाऊंगा और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। और शैंक्स काफ़ी खुश था इन सब सारी चीज़ों को देख के। तो वो जो पूरा एस्पेक्ट था वो हमको दिखा रहा था, वो मुझे दिखा रहा था कि ये क्या रिलेशनशिप होने वाला है, शैंक्स क्या मायने रखता है लूफी के ज़िंदगी में, और लूफी कितना वो जो स्ट्रॉ हेड शैंक्स ने उसको दिया था वो कितना उसको ट्रेजर करता है। इस सीरीज़ के इनिशियल सेगमेंट में हमने देखा है कि लूफी कितना इमोशनली रिएक्ट कर रहा था उस पूरे स्ट्रॉ हेड को लेके। लूफी बोल रहा था कि ये स्ट्रॉ हेड मेरा रियल ट्रेजर है, वो उतना मायने रखता था लूफी के लिए और लूफी की ज़िंदगी में। तो उसी तरीके से मैं देख रहा था कि शैंक्स काइंड ऑफ एक मेंटोरियल रोल प्ले कर रहा है लूफी की ज़िंदगी में। और मेरे भाई जो रिसेंट के डेवलपमेंट है और जो काइंड ऑफ डेप्थ डाल रहा है शैंक्स के कैरेक्टर में हमारा भाई इचिरो ओडा, वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। शैंक्स जब फुशा विलेज में था तब ये टाइम पर वो यंको नहीं था, पर उसने अपना क्रू अक्यूमुलेट कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा था ग्रैंड लैंड में और पूरे दुनिया में, पर ये टाइम पे वो यंको नहीं था। पर जब शैंक्स क्लैश करता है वाइट बियर्ड के साथ, तब ये टाइम पे वो यंको था। और जिस तरीके से ओडा ने शैंक्स के कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट करके एक की पावर सिस्टम को काइंड ऑफ सेटअप कर रहा था, वो काफ़ी मास्टरफुल था। यहाँ पर शैंक्स के कैरेक्टर के जरिए से हाकी के कॉन्सेप्ट को सेटअप किया जा रहा था। हम देख रहे थे कि ये दो बहीमत ऑफ जायंट पायरेट के कन्फ्रंटेशन में, वाइट बियर्ड और शैंक्स के कन्फ्रंटेशन में, शैंक्स जब एंट्री मारता है तो सब सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। और मार्को बोलता है कि ये बंदे के विल पावर को लोग मतलब झेल नहीं पाते, इस वजह से उन लोग नीचे गिर जाते हैं या उन लोग पास आउट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्फ्रंटेशन था वो बहुत ज़्यादा क्रूशल था, क्योंकि ये कॉन्फ्रंटेशन में हम देख रहे थे कि शैंक्स यहाँ पर फाइट पिक करने के लिए नहीं आया था, वो एक्चुअल में व्हाइट बियर्ड को वार्न करने के लिए आया था ब्लैक बियर्ड को ले। शैंक्स यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के थ्रेट को काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले रहा था, और शैंक्स बता रहा था व्हाइट बियर्ड को कि तू रोक एस को ब्लैक बियर्ड के पीछे जाने मत दे। शैंक्स यहाँ पर बात करता है कि किस तरीके से ब्लैक बियर्ड ने उसको स्कार दिया था और वो केयरलेस नहीं था, पर ब्लैक बियर्ड अपना टाइम ढूंढ रहा था अटैक करने के लिए, और उस तरीके से उसके आंखों के ऊपर स्कार दिया। और वो यही काइंड ऑफ पैरेलल ड्रॉ करके व्हाइट बियर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो किस तरीके से व्हाइट बियर्ड के क्रू में, ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के क्रू में रैंक्स असेंड करना नहीं चाहता था। वो मतलब छुप के बैठा था, वो अपना टाइम बाइट कर रहा था, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिला उसने क्रू में एक कमांडर का हत्या कर दिया। और बाद में हमको पता है कि यामी अमीनो एक्वायर करके वो अपने एम्बिशन में निकल पड़ा। तो यहाँ पर भी शैंक्स हमको एक बैलेंसिंग का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा था। हम देख रहे थे कि वो काइंड ऑफ एक गुड गाय का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो हमको शैंक्स के कैरेक्टर में वो एक एक्सट्रीम लेवल का एम्बिशन नहीं दिखाई दे रहा था कि उसको ये करना है वो करना है। इट जस्ट फेल्ट लाइक ही इज प्लेइंग द बैलेंसिंग काइंड ऑफ अ रोल इन दिस एंटायर सिचुएशन। एक बात यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि जब शैंक्स आता है व्हाइट बियर्ड के साथ और उसको साके देता है, तब शैंक्स बोलता है कि ये साके जो मैं तेरे लिए लेके आया हूँ वो वेस्ट ब्लू से आता है और ये मेरे होम टाउन से आता है। अब मुझको पता नहीं है कि शैंक्स अपने कौन से होम टाउन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमको जो फ्लैशबैक मिला था, जो कंटेक्स्ट मिला था शैंक्स के कैरेक्टर में, वो ये था कि शैंक्स की माँ गॉड वैली से आती है या सब
सपोजिटली वो गॉड वैली से है। गॉड वैली वेस्ट ब्लू में है ऑब्वियसली, पर हमको पता है कि गॉड वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो कहाँ से शैंक्स अपने होम टाउन से साके लेके आया मुझको पता नहीं है। मे बी यू नो गॉड वैली के साइड में कोई एक कंट्री रहेगा, वहां से वो लेके आया रहेगा, मुझको पता नहीं है। पर ये पूरे कॉन्फ्रंटेशन में एक बात जो बहुत ज्यादा क्लियर था वो ये था कि शैंक्स काफी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये बंदा बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो ऐसे मतलब लेजेंडरी व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स के साथ या व्हाइट बीयर्ड के साथ क्लैश कर रहा है और आसमान स्प्लिट हो रहा है। तो ये पूरा इंसिडेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल था क्योंकि हमको यहाँ पर शैंक्स का स्ट्रेंथ डिपिक्ट कर रहा था ओडा, बट एट द सेम टाइम हमको दिखा रहा था ओडा कि शैंक्स बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटिव कैरेक्टर है। शैंक्स कोई एक फाइट पिक नहीं करना चाहता है, वो काइंड ऑफ अ पीस मेंटेन करके रखना चाहता है या बैलेंस बना के रखना चाहता है दुनिया में। वो कई सारे एस्पेक्ट हमको शैंक्स के कैरेक्टर में दिखाई दे रहा था ये पूरे कन्फ्रंटेशन में। मरीन फोर्ड आर्क में शैंक्स ने वॉर रुकवा दी पापा वाला मोमेंट काफी एक इंसेंट मोमेंट था क्योंकि ये बंदा मतलब रोल इन करता है, रेड हेयर पायरेट्स रोल इन करते हैं मरीन फोर्ड पे और एक तरीके से उन लोग वॉर रुकवा देते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा डायर डाउन हो रहा था, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा था और दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको कंटिन्यू करके कुछ भी ज्यादा मिलता नहीं यहाँ पर। तो शैंक्स यहाँ पर फिर से अपने आप को इंसर्ट करके, अपने आप को काइंड ऑफ यहाँ पर इंक्लूड करके वो किस तरीके से दोनों लोगों से बात करता है कि ये पूरे वॉर को कंटिन्यू करके कुछ भी फायदा नहीं है और हमको यहाँ पर ये वॉर रोक देना चाहिए। वो हमको दिखाता है कि शैंक्स कितना एक सेंसिबल कैरेक्टर है और ये वॉर काइंड ऑफ ड्रैग आउट होते जाता अगर शैंक्स इन्वॉल्व ना होता। क्योंकि हाँ, दोनों लोगों पार्टी को पता था, कई सारे डिसएग्रीमेंट्स भी थे, पर जो टॉप ब्रास थे दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करके कुछ भी और ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और ये पूरे सिचुएशन में जब एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेड हेयर पायरेट जैसे क्रू का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो और रेड हेयर जब बोलता है या शैंक्स बोलता है कि ये वॉर रोक दो, तो यहाँ पर शैंक्स काइंड ऑफ बहुत ज्यादा एक सेंसिबल बात भी कर रहा था। और दोनों पार्टीज क्योंकि शैंक्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स और मरीन्स दोनों लोग शैंक्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से उन लोग रोक देते हैं पूरे वॉर को। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि शैंक्स और कायदो के बीच में कैसा क्लैश हुआ था यार, क्या क्लैश हुआ था, क्या हुआ शैंक्स और कायदो के बीच में कि कायदो इंटरफेयर नहीं किया मरीन फोर्ड में, वो बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन है। प्लस शैंक्स का जो पायरेट क्रू है रेड हेयर पायरेट्स, वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए मरीन फोर्ड पे, ऐसे लगा कि उन लोग आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। इस वजह से कई सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शैंक्स के पास डेविल फ्रूट है। पर ये जो पूरा मोमेंट था रेड हेयर पायरेट्स का वो एक एपिक मोमेंट था और ये फिर से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और रेड हेयर पायरेट्स का जो इवेंचुअल क्लैश है इस पूरे सीरीज में जो होने वाला है, जो पक्का होने वाला है, उसको फिर से बिल्डअप कर रहा था बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से। टाइम स्किप के बाद हमको शैंक्स का कैरेक्टर का जो सीरियसनेस है, जो ग्रेविटी ऑफ सीरियसनेस है, वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा था। हमको यहाँ पर शैंक्स कई सारे मेजर मूव्स करते हुए दिखाई दे रहा था, काफी हमको सीरियस शैंक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा था। जब वानो कुनी का सेगमेंट आया और वानो कुनी का सेगमेंट एंडिंग सेक्शन चल रहा था, तभी मैं बोल रहा था कि वानो कुनी के पोस्ट आर्क सेगमेंट में हमको पक्का शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखाई देने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैक बियर्ड भी शो अप करेगा वानो कुनी में। पर ब्लैक बियर्ड तो शो अप नहीं करता है, पर हमारा भाई शैंक्स शो अप करता है। वो एंटिसिपेट कर रहा था कि ब्लैक बियर्ड वानो कुनी में आने वाला है, इस वजह से शैंक्स शो अप करता है वानो कुनी के आउटस्कर्ट्स में और हम देखते हैं कि शैंक्स अपने वाईफाई हाकी के जरिए से किस तरीके से सबड्यू करता है एक एडमिरल को जो है आरामा की ग्रीन बुल। हमको यहाँ पर शैंक्स का स्ट्रेंथ डिपिक्ट किया जा रहा था। शैंक्स के बारे में हमको पता चल रहा था कि उसको प्रीवियसली ऑब्जर्वेशन हाकी किलर बोला जाता था, तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था या ओडा हमको दिखा रहा था यहाँ पर कि शैंक्स बहुत ज्यादा एक्सेल करता है हाकी में। तो यहाँ पर फिर से वो ब्लैक बियर्ड और शैंक्स का डायनामिक फिर से ओडा बहुत मेटिकुलसली बिल्ड करे जा रहा था और वो बहुत ज्यादा क्वाइट एविडेंट होते जा रहा था जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस हो रहा था मेरे भाई। अब शैंक्स का कैरेक्टर जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है एल्बेफ में, यहाँ पर एल्बेफ में हमको शैंक्स का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अनहिंज्ड, ब्रूटल और बहुत ज्यादा रूथलेस दिखाई दे रहा था। बॉसमैन शैंक्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। शैंक्स जिस तरीके से एब्सोल्युटली इनाइलेट करता है कैप्टन यूस्टस किड को, वो बहुत ज्यादा अनफॉरगिविंग और बहुत ज्यादा ब्रूटल था। मुझे नहीं लगता है कि इचिरो ओडा को इस तरीके से करना चाहिए था, ये मैं ओपिनियन बना के रखता हूँ। हमारा भाई शैंक्स एब्सोल्युटली इनाइलेट कर देता है, वन शॉट कर देता है कैप्टन यूस्टस किड को। अब शैंक्स के कैरेक्टर में हमेशा से ये एस्पेक्ट था कि अगर बकचोदी करोगे तो पेले जाओगे। ये मतलब उसके कैरेक्टर में फुशा विलेज से ही था। वो बहुत ज्यादा गुफी एक्ट करता है, वो अलग बात है, पर अगर तू बकचोदी करेगा तो वो तेरे को पेल के जाएगा। ये हमेशा से ये
कैरेक्टर में था और उसका अनफॉरगिविंग और अनअडल्टरेटेड वर्जन हमको दिखाई दिया था एल्बेफ में जब उसने डिस्ट्रॉय किया कैप्टन किड को। वो हमको मतलब क्लियर दिखाई दे रहा था वहां पर कि ये बंदा मतलब व्हेन ही मींस बिजनेस ही मींस बिजनेस। मेरे भाई शैंक्स का जो बैक स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है और ओडा रिसन के चैप्टर्स में कई सारे कंटेक्स्ट और भी ऐड करे जा रहा है शैंक्स के बैक स्टोरी में। हमको मतलब वन पीस फिल्म रेड के रोल आउट में ही उसके प्रमोशनल मटेरियल में ही पता चल गया था कि रॉजर पायरेट्स को गॉड वैली इंसिडेंट के एंडिंग सेक्शन में शैंक्स मिला था एक ट्रेजर बक्से में, वो हमको ऑलरेडी पता था। पर जिस तरीके से और कई सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको पता है एल्बेफ में या पता चला है एल्बेफ में, वो बहुत और भी क्रेजी बनाता है इसके बैक स्टोरी में। हमारा भाई शैंक्स ठाकुर जी फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा है। हमको यहाँ पर हमारे भाई शैंक्स का सेलेस्टियल ड्रैगन्स का लिनिएज पता चल रहा था, शैंक्स के माँ के बारे में पता चल रहा था, फिगारलैंड गार्लिंग ने शैंक्स के माँ को किस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारा। और इन सब सारी चीज़ों में हमको पता है कि रॉजर पायरेट्स जब डिसबैंड होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो रॉजर ने बोला था शैंक्स को, हमको पता है कि रॉजर और शैंक्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था। मुझे लगता है कि रॉजर ने शैंक्स को उसके पास्ट के बारे में बताया था। तो इस वजह से जब क्रू डिसबैंड होता है तब हम देखते हैं कि शैंक्स इवेंचुअली जाता है, वो मारीजोआ पे जाता है, वो सरफेस लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। हमको उसके हाथ पे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का टैटू दिखाई दे रहा था जो सिग्निफाई कर रहा था उसका अफिलिएशन वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। वो गॉड्स ब्लेड बन गया था। हम देख रहे थे मारीजोआ पे जब फिशर टाइगर ने एस्केप किया था तब शैंक्स ना बहुत ही एक क्रूशियल रोल था उस पूरे एस्पेक्ट में। फिशर टाइगर एस्केप करता है मारीजोआ से, पर शैंक्स बताता है कि आर्मरी कहाँ पर है, कहाँ पर स्लेव्स बंद है। वो उसने गेट ही खोल के रखा था जिसकी वजह से फिशर टाइगर को आसानी होता है स्लेव्स को छुड़वाने के लिए। यहाँ पर जब शैंक्स इन्वॉल्व हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, वो मारीजोआ पे गया था रुकने के लिए, तब उसका एक्टिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे था मेरे भाई। उसको ऑस्कर देना चाहिए, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था उसको ऑस्कर देना चाहिए। वो यहाँ पर ऑब्वियसली कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, और ये सब सारी चीजें करने के लिए वो बेसिकली कोऑपरेट कर रहा था। वो बेसिकली नाटक कर रहा था उनके साथ या उनके जैसा बर्ताव कर रहा था, व्यवहार कर रहा था। और शैंक्स चाहता था कि वो जल्द से जल्द रैंक्स में ऊपर बढ़े ताकि वो और भी ज्यादा समझ पाए वर्ल्ड गवर्नमेंट को। हमको पता है कि शैंक्स अपने आप को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएट करवाने के बाद वो किंग हैरल्ड से मिला ही था मारीजोआ पे, पर वो कुछ बात करना चाहा था किंग हैरल्ड से मारीजोआ पे, पर वो बात नहीं कर पाया था ऑब्वियस रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वो ऑस्कर लेवल एक्टिंग करे जा रहा था। पर उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा भाई शैंक्स आता है एल्बेफ में। वो बात करता है गबान के साथ, वो कई सारी चीजें बातें कर रहा था गबान के साथ। गबान बोलता है कि किस तरीके से शैंक्स चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, तो हमको वो एक दिखाई दे रहा था एस्पेक्ट शैंक्स के कैरेक्टर में। शैंक्स हमको यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि वो कुछ बात करना चाहता था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बात करना चाहता था किंग हैरल्ड के साथ, एल्बेफ के किंग के साथ। तो मुझे पता नहीं वो क्या है, पर डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगा। उसकी थोड़ी देरी बाद हम देखते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड करके शैंक्स अपना पायरेट क्रू फॉर्म करता है। वो अटैक करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप के ऊपर। वर्ल्ड गवर्नमेंट सैपरपोल के एजेंट जो बेसिकली हुज हु था, उस इंचार्ज था उस पूरे मिशन का, डेविल फ्रूट को एस्कॉर्ट करने के मिशन का, ये यहाँ पर हितोहितोनोमी सन गॉड निका बेस्ड मॉडल था, या गमगमनोमी ये डेविल फ्रूट था। उन लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे, CP0 के बंदे एस्कॉर्ट कर रहे थे वर्ल्ड गवर्नमेंट के बेस के ऊपर। शैंक्स ये पूरे शिप को अटैक करता है, डेविल फ्रूट हासिल करता है, फुशा विलेज पे जाता है, लूफी ये डेविल फ्रूट कंज्यूम करता है, और हमको पता है आगे क्या होता है। तो अभी तक शैंक्स का कैरेक्टर कंप्लीटली अनफोल्ड नहीं हुआ है मेरे भाई। मुझे लगता है कि और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हमारा भाई इचिरो ओडा ऐड करने वाला है शैंक्स के कैरेक्टर में। शैंक्स ने बोला था वानो कुनी के एंडिंग सेक्शन में, पोस्ट वानो कुनी के सेक्शन में जब शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तब शैंक्स बोल रहा था बहन बैकमैन को कि अभी हमको वन पीस को बेसिकली टारगेट करना चाहिए। वो हम देख रहे थे शैंक्स के कैरेक्टर में, जो काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। शैंक्स का स्टेटस क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ? हमने देखा था कि शैंक्स बात कर रहा था 5 एल्डर्स के साथ मारीजोआ पे, फिर से जब वो यंको था इस टाइम पे, तब वो बात कर रहा था मारीजोआ पे 5 एल्डर्स को, और वो ब्लैक बियर्ड के बारे में वार्न कर रहा था। मुझे लगता है कि वो ब्लैक बियर्ड के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे को एक पायरेट के बारे में बात करना है, और जिस तरीके से शैंक्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो डेफिनेटली वो ब्लैक बियर्ड के बारे में बात करने के लिए आया था यहाँ पर इस पूरे 5 एल्डर्स के सामने। हमको पता है कि नैरेटिवली गॉड वैली आइलैंड में व्हाइट बियर्ड और शैंक्स का कैरेक्टर किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ था, तो वो भी बहुत ज्यादा एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जो अल्टीमेटली प्ले आउट होने वाला है फाइनल सेक्शन ऑफ द स्टोरी में। हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि अब हालांकि शैंक्स ने सरफेस लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर उसने डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से किंग हैरल्ड को साइन करवाया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ज्यादा अच्छा बात था किंग हैरल्ड के लिए। पर उसका अभी स्टेटस क्या है? हमारे
भाई शैंक्स का भी स्टेटस क्या है, क्या वो नाइट ऑफ गॉड बन चुका है? क्योंकि डीप लेवल कॉन्ट्रैक्ट या डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट और डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है असेंड होने के लिए, नाइट ऑफ गॉड बनने के लिए, गॉड ऑफ नाइट बनने के लिए, पर वो शैंक्स ने साइन नहीं किया था। हालांकि उसको साइन करना चाहिए था पर उसने साइन नहीं किया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट और डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इमॉर्टैलिटी का पावर और कई सारा बूस्ट मिलता है स्ट्रेंथ में। तो शैंक्स ने क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि शैंक्स के पास रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि वो हमको फ्लैशबैक में दिखाया गया था। अभी करंटली क्या उसने वो डीप सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या वो ऐसा केस है? क्या वो मतलब इमॉर्टैलिटी का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है शैंक्स कैरेक्टर में, रीजनरेटिव का एबिलिटी इन्वॉल्व है शैंक्स कैरेक्टर में? वो हमको पता नहीं है मेरे भाई। और मुझे लगता है कि हमारा भाई इचिरो ओडा और भी कई सारी चीजें ऐड करेगा तो हमको और क्लैरिटी मिलेगा उसके बैक स्टोरी को लेके और उसके पावर को लेके। तो मेरे भाई शैंक्स का कैरेक्टर काफी एक कॉम्प्लेक्स, काफी एक इंटरेस्टिंग, काफी एक लेयर्ड कैरेक्टर बनते जा रहा है। अगर तू मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेगा शैंक्स के कैरेक्टर के ऊपर तो मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली लगता है कि शैंक्स और ब्लैकबीयर्ड के बीच में क्लैश होने वाला है। और जिस तरीके से गॉड वैली आइलैंड पे फिगारलैंड कार्लिंग ने एक चीप शॉट डिलीवर किया था हमारे भाई ज़बैक के ऊपर, उसी तरीके से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शैंक्स और ब्लैकबीयर्ड के बीच में क्लैश होगा और कुछ डिसेप्शन के जरिए से ब्लैकबीयर्ड चीप ब्लो डिलीवर करेगा शैंक्स के कैरेक्टर के ऊपर। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि शैंक्स का कैरेक्टर फाइनल स्ट्रेच ऑफ द चैप्टर्स में सर्वाइव करने वाला है। मैं पर्सनली तुझे बता रहा हूँ कि शैंक्स का कैरेक्टर का डेथ मुझे लगता है कि नैरेटिवली सूट भी करता है इस पूरे स्टोरी लाइन में। जिस तरीके का वो इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू लेके आएगा लूफी के कैरेक्टर में वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और जिस तरीके से ये स्टोरी के लिए वो मायने रखेगा पूरा ये शैंक्स का कैरेक्टर या शैंक्स का डिमाइस, मैं बोलूंगा एक तरीके से शैंक्स का डेथ, वो भी बहुत ज्यादा उसका बहुत ही वाइड इम्प्लीकेशंस रहेगा। मैं तुझे बता रहा हूँ दिस कैरेक्टर इज शेपिंग आउट टू बी अ रियली सरप्राइजिंगली क्रेजी कैरेक्टर में। पर मेरे भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है शैंक्स के कैरेक्टर को लेके? ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हम लोग मिस करते हैं यार शैंक्स के कैरेक्टर में। उसका मतलब ट्रू इंटेंशन वो कैसा है, क्या है, कैसा मतलब वो करता है काम, उसमें थोड़ा थोड़ा चीजें हमको ऐसा लगता है कि अभी धुंधला है। पर मैं बोलूंगा कि जैसे ओडा आगे लेके जा रहा है ये कैरेक्टर को, वी आर अप फॉर अ रियली ग्रेट फाइट एंड अ रियली ग्रेट ट्रीट इन द लॉन्ग टर्म। तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है शैंक्स के कैरेक्टर के ऊपर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर तुमको पसंद आया ये वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, वो हेल्प करेगा मेरे चैनल को। पर यही सब सारी चीजें बात करना चाहता तो हमें याद रखें, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।